हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। तो चलिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड बोर्ड के फिजिक्स के मॉडल टेस्ट पेपर का सेट 1 का आज के क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं ग्रुप डी, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो हम उतना ही आपको नहीं बताएंगे जितना केवल एग्जाम में लिखना है। उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर हम आपको कुछ अलग बता पाएँ, अलग चीज़ बोल पाएँ, अलग चीज़ समझा पाएँ, तो हम वो सब भी आपका साथ में करते रहें, क्योंकि उससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बता सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम का नियम लिखें। ठीक है ना, क्या लिखना है आपको? कूलॉम का नियम लिखना है। उसके बाद क्या कह रहा है, कूलॉम के नियम की सीमाएं भी लिखें। कूलॉम के नियम का आपको क्या लिखना है? लिमिटेशंस। अगर अंग्रेजी में क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो स्टेट कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स का लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है फोर्स के लिए कूलॉम्स ने जो दिया था उसको वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है। ऑल्सो राइट द लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा, थोड़ा सा इधर से लिखना और ये लिख करके आपको यहाँ पे 2 लिमिटेशंस हैं, ये लिखे हुए हैं। तो चलिए देखिए क्या है कूलॉम का लॉ। करेक्ट, आप ये तो पढ़े ही होंगे कि कोई भी 2 चार्ज के बीच का अगर डिस्टेंस हम लोग फिक्स कर दें, कोई भी 2 चार्ज के बीच का हम लोग डिस्टेंस अगर फिक्स कर दें, तो उन चार्जेस के बीच लगने वाला जो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स है वह उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। पहला चीज देखा हुआ, पहला स्टेटमेंट कूलॉम्स का। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या कहा गया था कि अगर 2 चार्ज के बीच 2 चार्ज जो है उनके मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिए जाएं, तो उनके बीच जो लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है वह फोर्स जो है उनके बीच के स्क्वायर के डिस्टेंस, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल, दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। यही कूलॉम ने 2 बातें कही थी। तो देखिए, हमने भी यहाँ पे लिख दिया है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज इज फिक्स, डिस्टेंस अगर आप फिक्स कर देते हैं, क्या फिक्स कर देते हैं सर? डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं, देन फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और दूसरा चीज क्या कहा कि मैग्नीट्यूड अगर चार्ज का फिक्स हो जाए, चार्ज का मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाए, देन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन, कैसा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। ये देखिए, हमने 2 चार्ज ले लिए हैं, Q1 और Q2, r डिस्टेंस पर है। तो स्टेटमेंट क्या बनता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इनवर्स प्रोपोर्शनल 1r², सिंपली आप कह सकते हैं। अगर इनवर्स बोल दिए तो r², और नहीं तो x प्रोपोर्शनल 1/r² कह सकते हैं। दोनों को आप कंबाइन कीजिएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा? r² आ जाएगा। और F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई r², जहाँ k क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना डिटेल में नहीं पूछा है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी किसका? फ्री स्पेस का, ऑफ फ्री स्पेस। किसका परमिटिविटी भाई साहब? फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए वेक्टर फॉर्म में आ जाइए। ये देखिए, हमने 3 एक्सिस बनाए हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। 2 चार्जेस लिया है, Q1 एंड Q2। Q1 को पॉइंट A पर रखा है, Q2 को पॉइंट B पर हमने रखा है। A का पोजीशन वेक्टर R1 है और B का पोजीशन वेक्टर R2 है। भाई अगर दोनों चार्जेस सेम है, जनरली हम लोग पॉजिटिव पर ही काम करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। Q2 पर फोर्स लग रहा होगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q1 पर फोर्स लग रहा होगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर एक A से B की ओर वेक्टर दिखाए हैं तो 2 की तरफ जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1। हमने यहाँ पे सब लिख रखा है। व्हाट इज OA? OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, दैट इज R1। व्हाट इज OB? OB इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, दैट इज R2। व्हाट इज AB? AB is the vector joining A to B, that is R21, because we are going to 2 from कहाँ? Q1। Q2 पर जा रहे हैं, कहाँ से? Q1 पर, तो R21 that is R2 minus R1। BA is equal to R12 is equal to क्या होगा? R1 minus R2। तो आप खुद देख सकते हैं कि भाई R2 minus R1 है, ये R1 minus R2 है, दोनों एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 आप लोग कैसे लिखेंगे सर? F on 1 ड्यू टू 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से उठाया हमने K का वैल्यू, Q1 Q2 बाई इनके और इनके बीच की दूरी R12 का स्क्वायर और डायरेक्शन R12 कैप।
तो पता है आपको कि भाई यूनिट वेक्टर के लिए अगर हम वेक्टर लिखते हैं तो उसी के मॉड से डिवाइड करना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाय r12 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे r12 वेक्टर। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फोर्स ऑन q2 ड्यू टू q1, दैट इज F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r21 का स्क्वायर r21 कैप। चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो वेक्टर को बताना हम लोग को कंपलसरी है, जरूरी है। अगर वेक्टर नहीं बताते हैं तो सही बात नहीं है, इसीलिए डायरेक्शन हम लोग हर जगह यूज किए। चलिए लिमिटेशंस क्या है? डिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट, भाई दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। चार्ज शुड नॉट रेडिएट एनर्जी, चार्ज को एनर्जी रेडिएट नहीं करना चाहिए। दैट मींस चार्ज जो है एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैक्सवेल ने क्या कहा था, एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है। एक और आप लिमिटेशन लिख सकते हैं, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए सिर्फ वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के लिए कूलॉम का लॉ वैलिड नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं लेंस लॉ। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है लेंस लॉ लिख रहा है, कह रहा है कि लेंज के नियम को लिखिए और ये बताइए कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार है, इसको सिद्ध करके आपको बताना है। तो स्टेट लेंस लॉ एंड सो दैट इट इज एन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेंज का नियम क्या कहता है। लेंज का नियम कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस इंड्यूस ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा, क्या उसका जो डायरेक्शन होगा, एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट, भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन पर ही किसका डायरेक्शन डिपेंड करता है? करंट। ईएमएफ के कारण ही करंट होता है, वोल्टेज के कारण ही करंट होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है या फिर कहिए आप इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है, इट सच एज टू अपोज द कॉज विच इंड्यूसेस इज। यही कहा था लेंज ने कि ये उस चीज का विरोध करता है जो उसको अपोज किया था, ठीक है ना, उस चीज का विरोध करता है जो उसका अपोज किया था। मान लीजिए किसी क्वाइल में आप लोग ईएमएफ का इंडक्शन कर रहे हैं और ईएमएफ का इंडक्शन किसी क्वाइल के पास, ये मेरे पास एक मान लीजिए कि क्वाइल है और आप इसके पास एक मैग्नेट को लेकर के आ रहे हो, तो इससे फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो भाई इसमें ईएमएफ का इंडक्शन होता है। ये हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में। ईएमएफ का अगर इंडक्शन होगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा? तो करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि भाई इसको इंड्यूस करने का जो कॉज है उस कॉज का विरोध करे, उस कॉज का क्या करे? विरोध करे। तो अगर इसकी तरफ नॉर्थ पोल आ रहा है, इसकी तरफ कौन सा पोल आ रहा है? नॉर्थ पोल आ रहा है, तो ये अपने आप को क्या बनाना चाहेगा? करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए इसमें कि इसका भी क्या होना चाहिए? नॉर्थ पोल इधर बन जाना चाहिए, ताकि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करे? रिपेल करे। तो लेंज लॉ यही कहता है कि भाई जो भी कारण किसी क्वाइल में ईएमएफ का इंडक्शन करता है या फिर करंट का इंडक्शन करता है, तो उस करंट या ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि वह उस कारण का ही क्या करे? विरोध करे। दूसरे शब्दों में आप लोग क्या कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इनवर्स। जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इनवर्स होगा, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा इनवर्स होगा इफ देयर इज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर किसी से मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोग बढ़ा देते हैं किसी क्वाइल से, भाई वो नहीं चाहता है कि हमारे अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो उसका विरोध करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में करंट का इंडक्शन हो जाएगा। एंड डायरेक्ट करंट कब होगा? मतलब सीधा करंट कब होगा? जब फ्लक्स में आप डिक्रीज कीजिएगा। दोनों चीज से तकलीफ होता है किसी क्वाइल को। अगर किसी क्वाइल से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, दैट मींस इफ यू आर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्वाइल, देन ऑलवेज इंडक्शन टेक्स प्लेस इन द क्वाइल। हमेशा क्वाइल में इंडक्शन होगा, ईएमएफ का इंडक्शन होगा और उस ईएमएफ के कारण करंट का इंडक्शन होगा। जब भी फ्लक्स चेंज होगा, उसको परिवर्तन पसंद नहीं है, फ्लक्स में चेंज पसंद नहीं है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि हम लोगों को प्रूव करना है कि सही में ये फॉलो करता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो लेंस लॉ का स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने देखा। लेंस लॉ का हमने क्या देखा? स्टेटमेंट। अब कैसे ये फॉलो करता है भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, तो देखिएगा सिंपल सा। मान लीजिए कि एक कोई क्वाइल है, कि क्या है सर? क्वाइल है। इस क्वाइल के नज़दीक हम लोग एक मैग्नेट को लेकर के आ रहे हैं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। मैग्नेट के अगर नॉर्थ पोल को लेकर के आएंगे तो क्या घटनाएं इसमें घटित हो रही होंगी? इस तरीके से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा होगा इसमें, ठीक है ना। और जैसे जैसे पास लेकर के आएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
इनसे क्रॉस जो कर रही हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करते हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, आप लोग जानते हैं कि वही क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो जैसे जैसे पास आएगा भाई मैग्नेटिक फ्लक्स सर बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ये नहीं चाहेगा कि हमारे से बढ़े। परिवर्तन जो है, परिवर्तन प्रेरण का कारण है, चेंज इंडक्शन का कारण है। अगर चेंज होगा फ्लक्स में तो इंडक्शन होगा। अब देखिए क्या हमने कहा कि इफ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, अगर कॉइल की तरफ नॉर्थ पोल को ला रहे हैं, दैट एंड ऑफ द कॉइल डेवलप्स नॉर्थ पोल, कॉइल का इधर वाला एंड नॉर्थ पोल बना लेता है। ये अपना इधर एक नॉर्थ पोल बना लिया और इधर साउथ पोल बना लिया। भाई नॉर्थ आ रहे हो, आओ टक्कर मारो, हम भी क्या बना लेंगे, ऐसा करंट बनाएंगे अपने अंदर कि मेरा भी उधर में कौन सा पोल डेवलप हो जाए, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए। कौन सा पोल डेवलप हो जाए, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल डेवलप कर लेता है, ठीक है। और नॉर्थ पोल जब डेवलप कर लेगा, नॉर्थ पोल टू रिपेल द मैग्नेट, इसको रिपेल करने के लिए क्यों डेवलप किया भाई, रिपेल करने के लिए। अब बताइए, अब इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाना होगा, तो टू पुश मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। कॉइल हम लोग को रिपेल कर रहा है और हम उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो हम लोग को काम करना होगा। और जब आप नॉर्थ पोल को दूर लेके भाई आप फ्लक्स बढ़ा दिए, आप फ्लक्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए, फ्लक्स आपने बढ़ा दिया। अब आपको घटाने का भी अधिकार नहीं, फिर से अगर आप चेंज करेंगे तो फिर से इसको तकलीफ होगी। चेंज से तकलीफ है, चेंज कर दिए उससे तकलीफ नहीं है, चेंज करते रह रहे हैं उससे उसको क्या है, तकलीफ है। तो जब आप नॉर्थ पोल को दूर लेकर के जाएंगे तो फ्लक्स घटने लगेगा, और फ्लक्स घटने लगेगा तो फिर से इसको दिक्कत होगी, और जब फिर से दिक्कत होगी तो जब इसका डायरेक्शन इधर आप कर देंगे तो ये बन जाएगा साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ। क्या बन जाएगा, साउथ और नॉर्थ। भाई नॉर्थ दूर जा रहा है तो उसको खींचना है पकड़ के, तो खुद क्या डेवलप कर लेगा उधर, साउथ पोल, माने अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा। और अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो फिर से हम लोग को क्या करना होगा, तो क्या करें, व्हेन नॉर्थ पोल मूव अवे देन कॉइल डेवलप साउथ पोल ऑन दैट एंड, अगेन वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अगेंस्ट काम करना होगा। सेम थिंग हैपेंस फॉर द साउथ पोल। जब साउथ पोल आएगा तो साउथ पोल डेवलप करेगा, साउथ पोल दूर जाएगा तो नॉर्थ पोल डेवलप कर ले। कर लो भैया, दिक्कत क्या है, वही तो हम लोग चाह भी रहे थे भैया। जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते, तो आज बताइए इतना सारा कुछ हम आपके सामने मोबाइल से कर रहे होते, आप लोग मोबाइल पे देख रहे होते, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। तो चाह तो यही रहे, कहीं ना कहीं वर्क कीजिए और वो किसी और रूप में चेंज हो जाए जो हमारे काम का हो। तो द वर्क, अब देखिए दोनों प्रोसेस में आपको काम करना पड़ा। इसका मतलब जो काम हमने किया सर वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिल रहा है। दैट इज द वर्क डन और मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो ऐसा काम कर रहा है वो एनर्जी स्पेंट करेगा, और उसके द्वारा जो स्पेंट एनर्जी है, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन कॉइल, एंड गिव्स राइज टू इंड्यूस्ड करंट, जिसके कारण करंट का क्या हुआ है, इंडक्शन हुआ है। हेंस लेंस लॉ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ क्या फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूक्ष्म तरंगों के एक्स किरणों और पराबैंगनी किरणों के दो दो उपयोगिताओं का उल्लेख करें। प्रकाश का ध्रुवण, दो दो उपयोगिता बताना है आपको, एक्स और सूक्ष्म, मतलब मेंशन टू एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव, एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, दो दो आपको उसके उपयोग बताने हैं। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, है ना। एक्सरे का प्रॉपर्टी लिखना था, तो एक्सरे का प्रॉपर्टी हम लोग, भाई देखो सिंपल सा फंडा है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे, गामा रे, ठीक है ना, रेडियो वेव्स, ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव्स, है ना, इन सब का फ्रीक्वेंसी का रेंज, और नहीं पर तो कम से कम इनका आप यूजेस जरूर याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से होगा ही होगा। चलिए, एक्सरे का जो यूज है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेडिएशन थेरेपी से, टू लोकेट फ्रैक्चर्स इन बोन्स। भाई बहुत लोग जाकर के, आजकल तो फैशन हो गया, एक्सरे कराने गए थे, इमेजिंग नहीं करवाने गए थे, क्या करवाने, एक्सरे करवाने गए थे, ठीक है ना। तो एक्सरे से हम लोग इमेज लेते हैं। तो टू लोकेट फ्रैक्चर्स इन बोन्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग डेंटल प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स को भी इन्वेस्टिगेट करता है ये। टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन मेटालिक प्रोडक्ट्स, टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जानने के लिए मेटालिक प्रोडक्ट जो होते हैं, मेटालिक डिफेक्ट्स जो होते हैं, उनको भी देखता है। माइक्रोवेव का यूज, रडार सिस्टम इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का रडार सिस्टम हो गया। रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन में टू डिटेक्ट स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल और व्हीकल्स,
ठीक है। या फिर माइक्रोवेव ओवन किचन में हमारा आता है भोजन वगैरह गर्म करने के लिए, उसमें भी माइक्रोवेव का यूज होता है। बहुत सारे यूज हैं, आपको दो दो यूज लिखना था, हम तीन तीन बता दिए हैं, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि सारे इस तरह के वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आप यूज याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 जो हम लोग का कह रहा है कि प्रकाश का ध्रुवन क्या है, ब्रूस्टर के नियम को लिखें एवं समझाएं। ठीक है ना, प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। तो पोलराइजेशन क्या होता है सबसे पहले देख लीजिए। तो पोलराइजेशन किसका करते हैं उसको सबसे पहले समझ लीजिए। और ट्रांसवर्स वेव इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, वैसा ट्रांसवर्स वेव जिसमें पार्टिकल सारे पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, क्या कहलाता है भाई साहब हम लोग का, वो क्या कहलाता है, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कौन से प्लेन में, प्रोपगेशन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कहलाता है अनपोलराइज्ड लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। पहले अनपोलराइज्ड लाइट देन पोलराइजेशन। अभी देखो एक लाइट है, मान लो कि हम लाइट है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ऊपर भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इधर भी वाइब्रेट कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो जा रहे हैं प्रोपगेशन का उसके परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसा अगर आप समझना चाहें तो ये देखिए, ये मार्कर अगर जो है वेव का डायरेक्शन है और ये प्लेन है पेपर का, तो इस प्लेन में वाइब्रेट करते हैं सारे पार्टिकल, सब के सब वाइब्रेट कर रहे थे। अब इन्हीं सब डायरेक्शन में वाइब्रेशन को मात्र एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन करके रख देना पोलराइजेशन कहलाता है। तो देख लीजिए, इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में रख दिया जाए, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, द वेव इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, एक डायरेक्शन में अगर हमारा कन्फाइंड हो जाता है पार्टिकल का वाइब्रेशन तो हम लोग कहते हैं कि वेव जो है प्लेन पोलराइज्ड है। ठीक है, ये देखिए पोलराइजेशन का डेमोन्स्ट्रेशन है। ये नेचुरल लाइट हमारा, ये टूरमलिन का क्रिस्टल है, दैट इज पोलराइड भी बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइड। टूरमलिन का क्रिस्टल हम लोग लेते हैं जो एक डायरेक्शन से सिर्फ लाइट को पास होने देता है। ये देखिए इस एक्सिस से हम लोग पास कर रहे हैं, तो बाकी सब केवल इनको क्रॉस करने देगा, इसको इसको इसको, ठीक है ना, इसको, इन सब को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। सिर्फ ये देखिए इसके डायरेक्शन वाले क्रॉस कर जाएंगे, तो ये पोलराइज्ड लाइट हुआ। और ये कौन सा लाइट है, अनपोलराइज्ड, इसको पोलराइड भी बोलते हैं। ब्रूस्टर का नियम भाई साहब एकदम रट लो, एग्जाम में आना ही आना है, ब्रूस्टर का नियम आना ही आना है एकदम, स्टार 5 स्टार 10 स्टार स्टार स्टार। क्या कहता है ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स का मेन लॉ तो यहाँ पे है, देखिए क्या है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस पर जब लाइट फॉल करता है तो दो घटनाएं घटित होती हैं बॉस, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती है। क्या क्या होता है सर, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। मैंने लाइट जब आती है तो रिफ्लेक्ट भी होती है और कुछ रिफ्रैक्ट भी होती है, नीचे भी जाती है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है, दोनों एक्चुअली पार्शियली पोलराइज्ड ही होते हैं, लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन है हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट का, वह किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल के, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाइए, एक ऐसा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जिसके लिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फुल्ली पोलराइज्ड होगा। क्या होगा सर, फुल्ली पोलराइज्ड। उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग एंगल। क्या नाम दिया हमने, पोलराइजिंग एंगल नाम दिया है। अब देखो ब्रूस्टर ने क्या कहा, ये देखिए ये ब्रूस्टर का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल, अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट करता है किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर, तो जो फुल्ली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे हैं और पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यही कहा था ब्रूस्टर ने, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, देखिए आईपी हमने मान लिया पोलराइजिंग एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और मान लिया हमने आरपी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो 90 डिग्री तो हो गया रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में, 90 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए इस वाला जो नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें बीच में 90 है, तो जो रिमेनिंग दो कोण बच रहे हैं और आईपी और आरपी, वो दोनों मिलकर भी 90 होने चाहिए ना, 90 90 180। तो हमने लिख दिया आईपी प्लस आरपी इज इक्वल टू 90, तो आरपी इज इक्वल टू 90 माइनस आईपी हम लोग लिख सकते हैं, स्नेल का नियम लगा दीजिए। ये तो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया है n, तो स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, n इज इक्वल टू साइन आईपी बाई साइन आरपी, और साइन आईपी बाई साइन आरपी का वैल्यू हमने लिख दिया 90 माइनस आईपी, तो ये बन गया साइन आईपी बाई साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस आईपी, और कॉस आईपी क्या हो जाएगा, टैन आईपी। यही हमारा क्या है, ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, यही तो ये कर रहा है, टैन माने टेंजेंट, पोलराइजिंग एंगल का टैन जो है, टेंजेंट जो है वही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कौन सा, ट्रांसपेरेंट मीडियम का।
ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इन्हीं क्वेश्चन पर स्टॉप करते हैं। आज हम लोग 4 क्वेश्चन किए, 35, 36, 37, 38। कल के क्लास में 39, 40 और 41 देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। वैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस में टाइम लग जाता है, ठीक है ना, लिखने में भी टाइम लगता है आपके लिए, है। तो मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कीजिए। बस ऐसे ही हम लोग डेली अगर 20 मिनट भी अगर डेली हम लोग मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़िए और आप सभी से अनुरोध होगा हमारा ये कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वैसे बच्चे जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जिनको पता नहीं है, अभी का समय भाई बहुत क्रूशियल टाइम होता है, अभी पता ही नहीं कि हम क्या करें। बच्चे बहुत हाई प्रेशर में होते हैं और हम लोग को प्रेशर लेना नहीं है, एकदम आराम से काम करना है, ठीक है ना, एक धैर्य के साथ काम करना है और सिस्टमेटिकली काम करना है, धीरे धीरे अपना। अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, मार्च और अप्रैल 2 महीना में हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं बॉस। आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, केवल अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। चलिए, धन्यवाद।